गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को सदिश में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम बताएंगे। वो ये है, जो सदिशियों का समांतर चतुर्भुज नियम पढ़े उसकी सहायता से दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण और दिशा, परिणामी सदिश का परिमाण और दिशा, है ना। ये आप लोग जब तक फिजिक्स पढ़ोगे, यह जब तक फिजिक्स पढ़ो तब तक इसका ज़रूरत पड़ती रहेगी, ये जान लो। इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप शुरुआत से लास्ट तक पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। केवल 1 मिनट देखने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। पढ़ने वालों के लिए है ना, केवल देखने वालों के काम का ये नहीं है। पढ़ने वाले यदि स्टार्ट से लास्ट तक पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। और जो इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक जो है, दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण एवं उसकी दिशा। दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण एवं उसकी दिशा, ठीक है ना। ये सदिश योग के समांतर चतुर्भुज नियम के आधार पर ही इसको लाना पड़ेगा, ठीक। दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण एवं उसकी दिशा, यानी दो सदिश हैं, उनका परिणामी सदिश का परिमाण कैसे लाएंगे, उसकी दिशा कैसे लाएंगे, ये आपको जानना है इसमें, ठीक है ना। तो देखिए, इसको जानने के लिए कुछ बातों को है जो आपको पीछे लेक्चर से समझना पड़ेगा, पीछे का देखना पड़ेगा, तभी समझ पाएंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो सदिश ले लेते हैं और ये समांतर चतुर्भुज नियम की सहायता से लाना पड़ेगा। देखिएगा, इसका चित्र बनाते हैं। ये PQRS ये एक चतुर्भुज है और ये भुजा वेक्टर A है और ये भुजा जो है वो वेक्टर B है। जब ये B है तो ये भी क्या होगा, B ही होगा, और ये A है तो ये भी क्या होगा, A ही होगा। और ये इन दोनों के कटान बिंदु से जाने वाला विकर्ण जो है, ये इन दोनों का योगफल होगा, है ना। सदिश योग के समांतर चतुर्भुज नियम से ये जाना गया है कि यदि ये चतुर्भुज के ये भुजा वेक्टर ए है, दूसरी भुजा वेक्टर बी है, तो जो विकर्ण होगा वो क्या होगा, योगफल कहलाता है। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम में पीछे पढ़ाया जा चुका है। ज़्यादा डिटेल के लिए आप पीछे लेक्चर देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। यहाँ का मेरा टॉपिक ये है ना। तो ये तो फिर भी हम बता रहे हैं कि यदि ये समांतर चतुर्भुज की एक भुजा वेक्टर ए है और दूसरी भुजा वेक्टर बी है, संलग्न भुजा, तो जब ये ए है ये बी है तो इन दोनों का योगफल कौन होगा, ये वाली भुजा होगी, ठीक है ना। यदि किसी चतुर्भुज की दो भुजाओं को हम वेक्टर ए और वेक्टर बी मान लें तो उन दोनों का जो परिणामी सदिश होगा वो विकर्ण होता है ना। तो ये विकर्ण जो है इन दोनों का योगफल होगा। इसको हम वेक्टर आर मान लें या वेक्टर सी, जो चाहे मान सकते हैं, ठीक है। ए और बी के बीच का जो कोण है, देख लीजिएगा, ए और बी के बीच का जो कोण है वो क्या है, थीटा है, ठीक है। क्या कहा हमने इस चित्र में, क्या देखा गया कि PQRS क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी दो संलग्न भुजाएं PQ और PS, PQ इक्वल टू वेक्टर ए और PS इक्वल टू वेक्टर बी है, ठीक है ना। अब ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। फिर क्या करते हैं, PQ को हम आगे बढ़ाते हैं। PQ को कहाँ बढ़ाते हैं, आगे बढ़ा दिए, कहाँ तक, M तक। कहाँ तक बढ़ा दिए, और RM लंब खींच दिए। ये लंब है ना, ये क्या है, लंब। RM लंब है किस पर, PM पर, यानी ये कोण कितना बनेगा यहाँ, 90 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिएगा, ये कोण B है, यानी ये वेक्टर B है और ये कोण भी कितना होगा,
थीटा, ठीक है ना। अब देखना, ये जब कोण थीटा है, ये थीटा है, ये 90 अंश है, तो ये लंब कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, आधार। ये जैसे मान लो यहाँ हम एक चित्र अलग से दिखाएं, ये मान लो थीटा है, तो ये इसका क्या हुआ, लंब हुआ, ये क्या हुआ, आधार हुआ, और ये क्या हुआ, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा होता है ना। तो लंब बटे कर्ण कितना है, बी है, कितना है, तो बराबर साइन थीटा। तो लंब बराबर कितना आ जाएगा, बी साइन थीटा आएगा कि नहीं। तो यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी साइन थीटा। ऐसे ही यदि आधार बटे कर्ण करेंगे, क्या करेंगे, आधार बटे कर्ण करेंगे, तो क्या आएगा, कास थीटा। तो आधार बटे बी बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा। तो आधार बराबर कितना आएगा, बी कास थीटा आएगा। तो ये वाली भुजा को क्या लिख दिया जाए, बी कास थीटा, ठीक है ना। क्या कहा हमने, देखो ये है लंब, ये है कर्ण, तो लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा। तो लंब बटे कर्ण का मान कितना है, बी, तो बी लंब बराबर बी साइन थीटा हुआ। ऐसे ही ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, बी कॉस थीटा, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। क्या कहा हमने, फिर से सुनना। मान लेते हैं पी क्यू आर एस से क्या है, समांतर चतुर्भुज है, जिसकी संलग्न भुजाएं पी क्यू बराबर वेक्टर ए, पी एस बराबर वेक्टर बी, और दोनों के कटान बिंदु से जाने वाला विकर्ण पी आर बराबर वेक्टर आर है, जो कि उनका परिणामी सदिश है ना। ए और बी के बीच का कोण क्या है, थीटा है। पी क्यू को हमने कहाँ तक बढ़ाया, और आर एम लंब पी एम खींच दिया, तो समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। और जो समकोण त्रिभुज बना है, तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, है ना। अब पाइथागोरस जब समकोण त्रिभुज बन गया है, तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, देखना। जब ये कोण 90 अंश हो गए, तब पी एम आर एक समकोण त्रिभुज हुआ। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन होगा, पी आर, आधार कौन होगा, पी एम, और लंब कौन होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होगा, ठीक है ना। तो वहीं से शुरुआत करना है, ठीक है ना। तो लिखते हैं, लिखो। मान लिया, जल्दी जल्दी लिखना। मान लिया पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, जिसकी दो संलग्न भुजाएं क्रमशः पी क्यू बराबर वेक्टर ए व पी एस बराबर वेक्टर बी हैं, तथा उनके कटान बिंदु से जाने वाला विकर्ण पी आर बराबर वेक्टर आर है, जो कि वेक्टर ए और बी का परिणामी सदिश है, परिणामी सदिश है, ठीक है। कटान बिंदु से जाने वाला विकर्ण पी आर वेक्टर आर है, जो कि उन ए और बी का परिणामी सदिश है। ए और बी के बीच का कोण थीटा है, ए और बी के बीच का कोण थीटा है। अब पी क्यू को एम तक बढ़ाया तथा आर एम लंब पी एम
खींचा। देख लो पी क्यू को हमने कहाँ तक बढ़ा दिया, यम तक, और यम लंब पी एम खींचा, तब समकोण त्रिभुज पी क्यू ए, समकोण त्रिभुज पी एम आर में पाइथागोरस प्रमेय से पी एम आर त्रिभुज है। अब पी एम आर त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पी एम आर त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, तो समकोण त्रिभुज पी एम आर में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर बराबर पी एम का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर। देखिए तो यहाँ देखो पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण हुआ, ये आधार हुआ, ये लंब है, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी एम का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर होगा। अब पी एम की जगह पर क्या हम पी क्यू प्लस क्यू एम लिख सकते हैं, पी एम की जगह पर पी क्यू प्लस लिख सकते हैं कि नहीं, तो आगे लिखे दे रहे हैं, आगे बढ़िए। तो ये पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू प्लस क्यू एम का स्क्वायर प्लस ये आर एम का स्क्वायर। अब पी एम की जगह हमने पी क्यू प्लस क्यू एम लिख दिया, आर एम को उतार दिया। अब यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर आगे लगा देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर पी आर स्क्वायर इक्वल टू सॉरी पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू एम का स्क्वायर प्लस 2pq प्लस आर एम का स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, पी क्यू एम की जगह पर पी क्यू प्लस क्यू एम। अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये वाला लिख दिए। अब देखना, यदि हम इसको ध्यान देना, यदि हम इसको और इसको एक साथ लिख दें तो क्या कोई दिक्कत है? एक साथ एक जगह पर देखिए कैसे, यानी पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस ये क्यू एम का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर प्लस 2pq ये इन दोनों को एक साथ लिख दिए। ठीक है। अब लगता होगा कि इसका मतलब है क्या, लिखने का क्या मतलब है, तो उसको यहाँ समझाते हैं हम। ये पी क्यू स्क्वायर उतार दिया, क्यू एम स्क्वायर उतार दिया, ये आर एम स्क्वायर इसके साथ कर दिया और ये 2pq क्यू एम हो गया। अब देखिएगा यहाँ ये त्रिभुज देखिए, ये वाला त्रिभुज देखना, तो ये है क्यू एम, ये है आर, ये भी अपने आप में समकोण है। क्या है? तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है। तो ये जब समकोण है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू एम स्क्वायर प्लस आर एम होगा कि नहीं है? ये समकोण त्रिभुज है, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर क्यू एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर, यानी हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, यानी क्यू एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर के जगह पर क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ लिख दो ना, यहाँ लिख दो, क्या लिख दें यहाँ, क्यू एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर है, तो वहाँ क्या लिख सकते हैं? तो लिख देते हैं अगले लाइन में, तब पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस
क्यू आर स्क्वायर प्लस 2PQQM। ये नहीं समझ में आया? क्यों? ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर ना होगा? तो कर्ण कौन है इसका? क्यू आर, तो क्यू आर स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर, आधार क्या है? तो QM का स्क्वायर, लंब कौन है? तो ये हो गया। तो QM स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हो? तो वही लिख दिए इसके जगह। जल्दी लिखो। अब क्या करें? PR की जगह क्या लिख देंगे? PQ की जगह क्या लिख देंगे? QR की जगह क्या लिख देंगे? अब PQ की जगह क्या लिख देंगे? अब QM की जगह क्या लिख देंगे? लिख दो, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा R स्क्वायर बराबर वेक्टर A का स्क्वायर प्लस वेक्टर B का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर A और वेक्टर B कॉस थीटा। ठीक है? PQ का मान वेक्टर है, अब QM का मान वेक्टर ये। अब स्क्वायर हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट वेक्टर A स्क्वायर वेक्टर B स्क्वायर 2 वेक्टर A वेक्टर B कॉस थीटा। ठीक है? स्क्वायर हटाए तो अंडर रूट। अब ये आपको बता दे कि यहाँ पर जब परिमाण लाना है तो मॉड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? मॉड। सब में मॉड लगा दो, सब में, यानी वेक्टर A का स्क्वायर वेक्टर B का स्क्वायर 2 वेक्टर A वेक्टर B कॉस थीटा। ये है परिणामी सदिश का परिमाण। यही परिणामी सदिश का परिमाण है। यही परिणामी सदिश का परिमाण है ना? स्क्वायर लगाने पर वेक्टर हटा भी दिया जाता है तो ना भी लगा रहेगा तो भी चल जाएगा। परिणामी सदिश की दिशा। हो गए? अब देखो, परिणामी सदिश की दिशा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? परिणामी सदिश ये वेक्टर R है, ये है ना, ये परिणामी सदिश है। इसको हम मान लेते हैं कि A के साथ कितना कोण बनाया है? अल्फा। तो यानी आपको दिशा निकालना है कि वो कितने। अब दिशा निकालने के लिए ये तो आप बता नहीं सकते कि उत्तर दक्षिण में है कि पूर्व पश्चिम में है, कहाँ है। तो ये बता सकते हैं कि वेक्टर A से इतने कोण पर है। आप ये बता सकते हैं उसकी दिशा कि वेक्टर A वाले से कितने कोण पर है। यदि सही होता तो कह देते कि उत्तर में है कि दक्षिण में कि पूर्व में कि पश्चिम में, है ना, कि कह दे कि इसके घर की तरफ कि उसके घर की तरफ। तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। तो ये बताना पड़ेगा कि ये जो परिणामी सदिश है वो वेक्टर A से कितने कोण पर है ना, ये बता सकते हैं इसके आधार पर। तो मान लेते हैं अल्फा कोण पर है। अब देखिए अल्फा कोण पर है और ये अल्फा कोण, तो इसमें आप देखेंगे तो पहले से हमको ये और ये पता है, ये और ये A और B पता है। R तो परिणामी सदिश है ना, पर जो R की दिशा लाने के लिए हमको पहले से जो पता है वो कौन कौन पता है? ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। इस कोण के लिए ये आधार है, ये क्या है? लंब। आधार और
यानी पहले से जो हमको पता है वो आधार और लंब है, आधार और लंब का त्रिकोणमिति संबंध टैन होता है या कि काट। तो टैन और काट में किसी को लिख सकते हैं, तो टैन पहले आता है इसलिए हम टैन लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं यदि परिणामी सदिश R और वेक्टर A के बीच कोण अल्फा है, यदि परिणामी सदिश R और वेक्टर A के बीच कोण अल्फा है तो समकोण त्रिभुज PMR में tan अल्फा बराबर RM/PM। तो RM क्या है, B sin थीटा है, PM कितना है वेक्टर A प्लस वेक्टर B cos थीटा। RM का मान B sin थीटा और PM का मान वेक्टर A प्लस वेक्टर B cos थीटा। tan अल्फा बराबर, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स ये B sin थीटा बटे वेक्टर A प्लस B cos थीटा ये। तो दिशा में आपको अल्फा बराबर tan इनवर्स ये लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये रहा परिणामी सदिश का परिमाण का सूत्र ये, और परिणामी सदिश की दिशा के लिए आपको अल्फा या tan अल्फा लाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये अब इसमें क्या होगा, थीटा का मान 0 ले लें तो क्या होगा, थीटा का मान 90 ले लें तो क्या होगा, 180 ले लें तो क्या होगा, है ना। यदि दोनों सदिश समान दिशा में होंगे तो विपरीत दिशा में होंगे, है ना। तो ये सब परिस्थितियों में क्या क्या केस बनेगा ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। वैसे ये बता दें थीटा 0 रहेगा तो R बराबर A प्लस B आएगा, और थीटा जो है 180 रहेगा तो R बराबर A माइनस B आएगा। थीटा 90 रहेगा तो R बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आएगा, है ना। इस प्रकार से तो ये आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, ये आप लोगों को बाद में हम अगले वीडियो में इसका डिटेल में बता देंगे, है ना। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब के लिए हैं तो ना आपका नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा। थैंक यू।